अलग का स्टडी पे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले कल का वीडियो देख लीजिए। ये जैव प्रक्रम का मैंने तीसरा परिवहन में आ चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं, चलिए परिवहन चलते हैं। परिवहन अब शुरू करते हैं। देखिए परिवहन का सबसे पहले परिवहन के बारे में बता रहा है। पूरा जीवित प्राणियों में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाएँ, एक मिनट, पूरा जीवित प्राणियों में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाएँ, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाएँ उनके जीवन के लक्षण हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाएँ जैसे शरीर की वृद्धि के लिए जीव द्रव तथा नई कोशिकाओं के निर्माण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा के उत्पादन हेतु श्वसन इत्यादि के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ तक बोला क्या है, मैं अब आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ मेन बात है उपापचयी क्रिया। पहले उपापचयी क्रियाएँ समझ जाइए, आप समझ जाइएगा। देखिए परिवहन का मतलब होता है, परिवहन के बारे में बोल रहा है जीवित प्राणी में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाएँ, ठीक ना। तो उपापचयी क्रिया का मतलब होता है या तो शरीर में जीव द्रव का बनना, या तो कोशिकाओं का टूटना, या तो टूट फूट का मरम्मत होना, ठीक ना। आगे चलते हैं। आपको परिवहन के मतलब मैं आपको खुद समझ में आएगा। मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए परिवहन क्या है। कोशिकाओं को ऐसी आवश्यक पदार्थों की लगातार आपूर्ति होना अनिवार्य है, अन्यथा उपापचयी क्रियाएं बाधित हो जाती है और प्राणियों का जीवित रहना असंभव हो जाता है। ऐसे आवश्यक पदार्थों का स्रोत सामान्यतः कोशिकाओं से दूर होता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसाम्ल आदि पोषक तत्व आहार नाल में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन से बनते हैं। पहला बात आप ये समझ लीजिए कि आखिर हम लोग उपापचयी क्रिया कहेंगे कैसे। उपापचयी क्रिया का मतलब होता है हमारे शरीर में टूट फूट का मरम्मत करना, ठीक ना। ये बात तो आप समझ होंगे। मतलब कोशिकाओं को टूट फूट का मरम्मत करना, इसे हम क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं, ठीक ना। और देखो उपापचयी क्रियाओं से परिवहन है, ठीक ना, परिवहन लागू है। अब टूट फूट का मरम्मत कब होगा, जब आपको ऊर्जा मिलेगा तभी होगा, ठीक ना। तो यही बात बोल रहा है। अब ऊर्जा आपको कौन कौन रूप में मिलेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऊर्जा कौन रूप में मिलेगा। ऊर्जा पहला बोल रहा है ग्लूकोज, दूसरा बोल रहा है एमिनो अम्ल, तीसरा बोल रहा है वसा, ठीक ना। ये पोषक तत्व आहार नाल में क्रमशः, ये ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, एमिनो अम्ल टूटेगा तो प्रोटीन में टूटेगा, ठीक ना, और वसा अम्ल टूटेगा तो वसा में टूटेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। ये सब टूटने का क्रिया है। मतलब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट में, एमिनो अम्ल प्रोटीन में, ठीक ना, वसा अम्ल वसा में, तो ये सब टूटता है। टूटने का मतलब आप ग्लूकोज ले रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे, तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज टूटेगा, फिर एमिनो अम्ल टूटेगा, फिर प्रोटीन टूटेगा, ठीक ना। तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक ना। और परिवहन का मतलब मैं अभी आपको परिवहन का परिभाषा बता रहा हूँ। आप लोग धैर्य रखो, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए अगर ये पदार्थ आहार नाल से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुँचे तो इनका उपयोग नहीं हो पाएगा और यह शरीर के लिए बेकार साबित होंगे। इसी प्रकार वायुमंडल से लिया गया ऑक्सीजन जब तक श्वसन अंगों से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता तब तक उसका उपयोग नहीं हो पाता। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ सबसे पहले बोल रहा है कि जो भी एमिनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जब तक ये प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार यहाँ समझाने के लिए बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन वायुमंडल से ले रहे हैं तो जब तक वो प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुँचेगा तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। उसी प्रकार जो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ले रहा है उसका भी उपयोग जरूरी है। देखिए क्या बोल रहा है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थों का भी उत्पादन होता है जो शरीर के लिए अनुपयोगी तथा हानिकारक होते हैं। ऐसे पदार्थ को भी कोशिकाओं से लगातार, देखो मेरा परिवहन का परिभाषा, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए परिवहन क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है उपापचयी क्रियाओं द्वारा शरीर में क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाता है। जैसे में आप जानते हैं कि शरीर में हानिकारक पदार्थ क्या बन जाता है। जैसे हमारा शरीर में हानिकारक पदार्थ में मूत्र बन जाता है, ठीक ना, मल बन जाता है, पसीना बन जाता है। तो ये सब क्या हानिकारक पदार्थ है और ये सब कब बनता है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। देखिए परिवहन का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है। परिवहन का एक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ परिवहन का परिभाषा आप एक बार और देख लीजिए। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकाल कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, परिवहन। आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखो पौधों में पदार्थों का परिवहन।
देखिए एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एक कोशिकीय पौधे के नाम बताओ। तो पहला एक कोशिकीय पौधा क्या, क्लेमाइडोमोनास। यूग्लिना, एक यूग्लिना भी याद रखना, यूग्लिना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कोशिकीय पौधा है। एवं बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विषण द्वारा होता है। तो ये बात तो आपको पता होगा कि एक कोशिकीय में क्या होता है और शैवाल में क्या होता है, विषण द्वारा होता है, ठीक ना। शैवाल एक अपवाद में आ जाता है जो विषण द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है, क्योंकि विषण क्रिया से लंबे वृक्ष में जड़ से लेकर पत्ती तक की दूरी तय नहीं की जा सकती। इस तंत्र में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में कहे जाते हैं। बहुत अच्छा, देखिए यहाँ क्या बोल दिया, एक तो जाइलम बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है, फ्लोएम बोल रहा है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक ना। बोल रहा है कि एक कोशिकीय जो पौधा होता है उनमें तो आराम से मतलब परिवहन हो जाता है, ठीक ना, विषण द्वारा, ठीक ना। यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और शैवाल हो गया। लेकिन जो यूग्लिना ये सब पौधा में आता है, ठीक ना। लेकिन जो हमारा बहुकोशिकीय वृक्ष है उसमें विषण द्वारा कभी नहीं हो सकता है, ठीक। इसलिए उनमें क्या होता है, एक विशेष रचना होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। ये दोनों को ही संवहन बंडल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जड़ से लेकर तना होते हुए पत्ती तक फैले रहते हैं। पत्तियों में यह सिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। मतलब जाइलम और फ्लोएम को ही बोल रहा है, जड़ से लेकर पत्ती तक फैला रहता है। अब पत्ती में उनके सिराओं के रूप में देख सकते हैं। सिराओं का मतलब कुछ नहीं होता, सिराओं का मतलब ऐसे 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 से भाग होता है, ठीक ना। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा पौधे करते हैं एवं इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। जल की मदद से हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है, जो पत्तियों से पौधे के हर अंग में फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। चूँकि जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, अतः इसे संवहन बंडल कहा जाता है। बहुत अच्छा, देखिए संवहन बंडल कहा जाता है, ठीक ना। ये बात तो आप याद रखिए। और देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या बोला, ठीक ना। देखिए जाइलम आप लोग जानते हो, जाइलम कैसे लिखाएगा, जाइलम। ये तो मेरा पेन तो यहाँ चलेगा नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको यहाँ ही बताता हूँ। ये जाइलम है यहाँ, तो आप यहाँ देख रहे होगे। ज से क्या आप बोल सकते हो, ज से जल और ज से जाइलम, ठीक ना। तो जो जड़ और जल कहाँ पाया जाता है, जड़ में। मतलब जो जड़ से जल को पूरे पत्तियों तक ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाइलम। और देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, फूड। फर्स्ट से फ्लोएम में आप कह सकते हो। ये देखिए, एक मिनट, ये आप कह सकते हो फर्स्ट से फूड और फर्स्ट से फ्लोएम। तो फूड को क्या करता है, पूरे पत्तियों तक, मतलब पूरे पौधों में ले जाना, ठीक ना, पत्तियों से। उससे वो कौन ले जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा, ठीक ना। तो जाइलम और फ्लोएम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये दोनों को मिला को ही संवहन बंडल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। यह जल संवहन ऊतक है, जैसा कि मैं आपको बता दिया। ज से क्या होता है, जस होता है जल और जस होता है जाइलम, ठीक ना। चलिए आगे चलता है। यह जल संवहन ऊतक है, वो ऊतक भी कहा जाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं, ये बात याद रखिए कि इसमें क्या होता है, वाहिकाएं पाई जाती है, ठीक ना। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। वाहिकाएं लंबी नली की तरह बेलनाकार होती है। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है। अभी मैं आपको ये बहुत अच्छा डिटेल से बता रहा हूँ, जैसे हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ वाहिकाएं के बारे में बोल रहा है, जो कि वाहिकाएं क्या होती है कि एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब घुली हुई रहती है, ठीक ना। तो अभी मैं इसका चित्र दिखा रहा हूँ, आप रुक जाइए एक मिनट। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों को दिखा रहा हूँ। अब देखिए, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक स्तंभ का निर्माण होता है। वाहिनिकाएं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाएं और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। यह मुख्य रूप से नगनबीज एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घोलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। देखिए नंगन बीज आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक ना। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जिसके बीज मतलब अंदर होते हैं, ठीक ना, पौधे के, इसी आप इतना मात्र जानिए। जल एवं घुलित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि जल और घुलित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे करते हैं। और जाइलम और फ्लोएम बोल रहा है कि जो नगन बीज पौधे में पाया जाता है, मतलब जिसका बीज अंदर पाया जाता है, उसी प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोएम यह एक संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। चालनी नलिकाएं लंबी तथा नलिका के समान होती है तथा इनमें अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नलिकाएं का
जीवद्रव। दूसरी चांदी नलिका निकाय के जीवद्रव से संबंधित रहता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में संवहन होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये तो आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग बजी ये पूछा गया था कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोल नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करेगा। अब देखिए यही मुझे आपको बताना था, ठीक ना। देखिए ये जो मेरा है, ये क्या है मेरा, एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये जो मेरा दिख रहा है जाइलम है, ठीक ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक ना। मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ। ये क्या आपका जाइलम है और ये क्या आपका फ्लोएम है, ठीक ना। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि जाइलम एक दिशा है, मतलब एक और जा रहा है, ठीक ना। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम यहाँ जो गोला गोला जो दिख रहा है ये क्या होता है, घुल जाता है, ठीक ना। घुल कर बिल्कुल घुल कर बिल्कुल एकदम बना देता है एक स्तंभ की तरह, ठीक ना, जो कि उससे भोजन आ जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी जो इसका जो होता है घुल कर, देखिए इसमें एक स्तंभ बन जा रहा है, ठीक है, जिसके पानी क्या होता है ऊपर की ओर जाता है स्तंभ की तरह। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जाइलम फ्लोएम। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट समझने का बात नहीं है और इससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। एक ज़्यादा क्लास 9th का ये चैप्टर है, ठीक ना। तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए, जाइलम फ्लोएम में हाँ 1-2 अंतर पूछ सकता है आपसे। देखिए अब जाइलम फ्लोएम में अंतर देख लेते हैं, ठीक ना। बोला जाइलम और फ्लोएम, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हल्का कुछ लिखने में कुछ डाउट हो गया होगा आपको, शायद ऊपर से नहीं दिखेगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए जाइलम क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है इसकी कोशिका मृत होती है, तो जाइलम की कोशिका मृत होती है। फ्लोएम की इसकी कोशिका जीवित होती है। क्या बोल रहा है उसके बाद, यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है। ये क्या बोल रहा है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये बात याद रखिएगा। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, इसमें दोनों दिशा होता है, ऊपर नीचे दोनों। बस इतना ही, मतलब 3 अंतर आपसे पूछेगा और इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। और ये देखिए मैंने यहाँ एक चित्र बनाया था, ठीक ना। ये आपका जाइलम हो गया, जो आप सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये आपका जाइलम हो गया ये भाग, और ये भाग आपका फ्लोएम हो गया, ठीक ना। आप अच्छे से देख सकते हो, जैसा कि यहाँ रेड आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बाबू, ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखो लाइक भी कर दो, ठीक है। लाइक करने से बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, मैं आपको चैप्टर फिर से बता दूंगा, ठीक ना। फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, हो सकता है मैंने फास्ट बताया हो, ठीक ना। अगर फिर भी नहीं समझा है तो फिर एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से डायग्राम बताकर एनिमेशन के साथ एक और विस्तार रूप से बता दूंगा। उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। आप कमेंट जरूर करना, ठीक ना। आपको मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं प्रयास तो करूँगा ही आपको समझाने का कैसे ही। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे मतलब कल मिलते हैं, ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, खेलते रहो, हंसते रहो, खुश रहो बाबू।